हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? ठीक हो गए उम्मीद है। अब देखो, अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने अब तक जो कुछ पढ़ा है, ठीक है, उसी में आगे फिर मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था अबाउट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसी पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम्स। सब्जेक्टिव एग्जाम्स में कोई भी स्कूल हो, कोई भी बोर्ड हो, इवन कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ये चैप्टर आ रहा है, ये कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है, या कभी आते भी नहीं है, बहुत रेयरली आते हैं। आपको जो असाइनमेंट दी है उस बेसिस पे पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, कि मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला is the simplest whole number ratio formula. Simplest whole number ratio formula, that is, जो भी आपको कंपाउंड दिया जाए, जैसे एग्जांपल लीजिए बेंजीन है, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। मोलिकुलर फॉर्मूला होता है जो एक्चुअल फॉर्मूला है। अगर इसमें से हम हटा सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल रेशियो में लिख सकते हैं, सो इट इज CH। 6 कॉमन हो गया। नाउ इट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, while in the molecular formula elements are present in their actual ratios. So this is the molecular formula of benzene and this is the empirical formula of benzene. मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है बेंजीन का, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू 6 है, क्योंकि अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा, ठीक है। Some other examples. Suppose we are talking about glucose. This is the glucose. Glucose में अब देखो C6 है, H12O6 है, so this is the molecular formula of glucose. क्या कॉमन हो सकता है? 6 कॉमन हो सकता है, so it is the CH2O. Now this is the empirical formula. आपने ऐसी चीज कॉमन करनी है कि सभी होल नंबर में ही रहे और सिंपलेस्ट हो जाए, मतलब उससे आगे फर्दर हम कोई चीज और कॉमन ना कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला में 6 से मल्टीप्लाई करने पर मिल सकता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड molecular formula H2O2. What is its empirical formula? HO, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि molecular formula of hydrogen peroxide becomes equal to empirical formula into 2। मतलब जो empirical formula है molecular formula से ही निकला है, simplest form में लिखना है बस। हाँ, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है। सपोज C12H22O11 है अपने पास, ये केन शुगर है, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो यही है और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, 12 है, 2 से नहीं पूरे से कॉमन निकल रहा है, ऐसा ना सोचो कि यहाँ से नहीं निकल रहा, सी, ठीक है। So simplest whole number ratio formula is empirical and simplified form में लिखोगे it is molecular। अब जब आप ये समझ गए हो empirical और molecular, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो molecular formula होगा ये empirical formula का कुछ whole number होगा। जैसे यहाँ पे 6 आ गया, 2 आ गया, that means अगर हमें molecular formula से related molecular mass given हो, मोलिकुलर फॉर्मूले का जो मास होगा उसे मोलिकुलर मास बोलते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो मास होगा उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहते हैं, ठीक है। और इनटू n, n कोई होल नंबर है जो रेशियो में निकला होगा सिंपलेस्ट बनाने के लिए, ठीक है।
तो कई बार हमें ये वैल्यू नहीं दी होती तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मास एम्पेरिकल फार्मूला मास कहलाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कहलाएगा। यहाँ से हम n फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द होल नंबर, दैट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब हमने लिखा था n को बाहर निकाला था। सो इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय empirical formula mass, then we get this ratio। ये मिल जाएगा। तो कभी हमें कोई एक वैल्यू दी हो, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी हो तो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नोट कर लेना। अब जैसे मैं इसी को ऐसे समझाऊँ आपको, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन। बेंजीन C6H6 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 6 × 12, 6 × 1 78। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होगा 12 + 1 13। तो आप देखो इन दोनों में रिलेशन है कोई? जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था उस हिसाब से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू सम होल नंबर। इट इज 78, it is 13, this is n, so this n comes out 78 divided by 13 equal to 6। ठीक है, तो ऐसे कई बार ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला का रिलेशन भी पूछ देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होता है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% hydrogen, 24.27% कार्बन एंड 71.6% क्लोरीन। ये गिवन है हमें, ठीक है। और इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी गिवन है। वेपर डेंसिटी इसलिए गिवन होती है कि वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। एक वीडियो मैंने आपको भेजा है, आप जिसने ना देखा उसे देख लेना। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी होता है, तो वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकल जाएगा। बेटा इस डेटा से एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक हमें एक टेबल बनानी होती है। यही इसके स्टेप्स हैं। टेबल में क्या करना है, एक कॉलम बनाना है जिसमें आपने एलिमेंट्स लिखने हैं, दूसरा कॉलम बनाना है जिसमें उन एलिमेंट्स की मास परसेंटेज लिखने हैं। ये गिवन होते हैं, ना भी गिवन हो तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। थर्डली, कई बार ऐसे होता है कि 2 एलिमेंट के परसेंटेज देखिए गिवन होते हैं, तीसरे का गिवन नहीं होता। देन यू आर साइंस स्टूडेंट, आप समझते हो अगर 2 एलिमेंट के परसेंटेज गिवन है, तीसरे का नहीं गिवन है और वहाँ पे 3 ही एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, तीसरे का परसेंटेज नहीं निकाल सकते, दोनों का सम करके 100 से माइनस कर देंगे, क्योंकि इन सब का सम तो 100 ही होना चाहिए ऑलमोस्ट। ओके, नाउ एटॉमिक मासेस इनके नोन होते हैं। ये 3 कॉलम तो आपको बनाने आने चाहिए, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन में जो गिवन है उससे बनते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद जो डेटा हमें दिया है उससे एलिमेंट्स के नेम, परसेंटेज एंड एटॉमिक मासेस लिख लिए। अब प्रोसीजर आगे ध्यान देना क्या करना है। अगले कॉलम में जो आपने परसेंटेज लिखा है उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं इससे। एक्चुअली ये मोल्स आते हैं, मोल्स इन 100 पार्ट, परसेंटेज में एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं तो मोल्स आ जाते हैं। परसेंटेज भी ये मास परसेंटेज होता है। तो ये वेट हो गए 100 में, ये एटॉमिक मासेस हो गए, तो इनकी करस्पॉन्डिंग मोल्स निकाल लो।
हाइड्रोजन के मोल्स आ गए करस्पॉन्डिंग 4.07/1, कार्बन के आगे 24.27/12, क्लोरीन के आगे 71.65 डिवाइड बाई 35.5। इनको अप्रोक्सीमेट में सॉल्व कर लो। जैसे ये तो सॉल्व करने पर 4.07 ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.02 के आसपास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी बेटा करीब करीब 2.02 के आसपास आएगा। ये सॉल्व करने आना चाहिए। देखो पहला केस एलिमेंट्स लिख लिए, दूसरे परसेंटेज बाई मास लिख लिए, तीसरा एटॉमिक मास लिख लिए, फोर्थ में परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक मास हमने करना है। ये तीन तो हमें गिवन होते। अब आपने क्या करना है, इसमें देखना है जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको सभी में डिवाइड करना है। इसे बोलते हैं सिंपल रेशियो। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये इनको सभी में डिवाइड करो। सभी में डिवाइड का मतलब है 4.07/2.02, 2.02/2.02 और इधर भी 2.02/2.02। मैंने जो सबसे छोटा है उसको सभी में डिवाइड करना है, इससे बनता है सिंपल रेशियो। बल्कि ये जो भी आएंगे इनके रेशियोज आ जाएंगे, ये लगभग 2 आएगा। थोड़ा बहुत तो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। ये सॉल्व करने पे 1 आएगा, ये भी सॉल्व करने पे 1 आएगा। अब आप देखो जो ये वैल्यूज आई हैं, क्या ये होल नंबर है? बाय चांस देखो यहाँ तो होल नंबर है, बट बाय चांस अगर ये होल नंबर ना होती तो फिर हम इन्हें होल नंबर बनाते। जैसे सपोज अभी तो यहाँ पे हमारा काम चल गया और आप हैरान हो गए, इनके नंबर्स को इसके साथ लिख दो, देन यू गेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना इस क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया C1 है, H2 है, Cl1 है। This is the empirical formula of this compound having this percentage. बट मैं ये बताना चाह रहा था, बाई चांस अगर ये होल नंबर ना होते, सपोज ये 1.5 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो हम इसे होल नंबर बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग लोएस्ट नंबर। ये 1.5 है, 1.5 का नियरेस्ट होल नंबर जो मल्टीप्लाई करके हमें कभी भी मिल सकता है वो 3 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सभी में एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको होल नंबर्स मिल जाएंगे। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज कहलाते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एक बार फिर से देखिए बेटा, हाउ कैन यू डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला? फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, मेक अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स लिख लो, उनके सामने उनके परसेंटेज लिख लो, उनके सामने उनके एटॉमिक मासेस लिख लो। अगला कॉलम आपको बनाना है, परसेंटेज में एटॉमिक मास डिवाइड कर लो, ये मोल्स आ जाते हैं। इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू हो वो सभी में डिवाइड कर दो तो कोई रेशियोज आ जाएंगे। अगर वो रेशियोज होल नंबर है तो उनको अपने अपने एटम्स के साथ लिख दो, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अगर होल नंबर में नहीं है बाई चांस तो उनको होल नंबर में कन्वर्ट करो, किसी एक ही नंबर से सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आप इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास लिखो, इसको ऐड कर देंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो 12 + 2 ये 14 हो गया और 35 में 14 ऐड कर दो तो ये करीब 49.5 आ गया। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था फिर तो यही आंसर आ गया, लेकिन इन्होंने कहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल के बताइए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का जो तरीका है, अब यहां से देखिए हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 49.5 है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है?
इट इज 49.5। और इसी तरह देखिए वेपर डेंसिटी इसकी गिवन है। वेपर डेंसिटी से कभी मोलिकुलर वेट निकालना हो तो वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव भी कराया, ठीक है। मतलब हम यहां से देख सकते हैं वेपर डेंसिटी से मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास ही होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी 49.5। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला मास होता है इट इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इनटू सम होल नंबर मल्टीपल। तो यहां से देखिए मोलिकुलर मास से आपके पास 2 इंटू 49.5, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलने के बाद आया है और वो है 49.5 इंटू एन। बेटा इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू 2 आ गई। अब एन की वैल्यू 2 आ गई तो आप मोलिकुलर फॉर्मूला जब निकालोगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लो और उसमें इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा C2H4Cl2। स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने होते, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, जब कभी आपको कोई क्वेश्चन दिया हो उससे पहले एलिमेंट्स लिखिए, मास परसेंटेज लिखिए, एटॉमिक मासेस लिखिए, फिर डिवाइड करना शुरू करिए। उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी डिवाइड किसको करना है, परसेंटेज में एटॉमिक मासेस को करना है, ये गिवन होगी, ठीक है। इसके बाद जब आप डिवाइड कर लो तो सबसे छोटी वैल्यू देखो, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको सभी में डिवाइड करके देखो, जो ये रेशियोज आएंगे ये होल नंबर होंगे तो इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे रख देना है। ये बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर ये होल नंबर में ना होते देन वी हैव टू मेक देम होल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग। ये जैसे ये बना दिया, ना होते तब। अब ये बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसका मास जोड़ लो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया। वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा अगर मोलिकुलर मास निकालना, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना हुआ तो। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे वेपर डेंसिटी दी थी तो मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला मास निकाल लिया। अब मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन, ये वैल्यूज पुट कर दी, एन की वैल्यू आ गई। एन जो भी होता है उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रदीप में, मॉडर्न में, सभी बुक्स में दिए हुए। फॉर सब्जेक्टिव पर्पज यू कैन प्रैक्टिस। ऐसे टेबल बना के ही दिए हुए हैं। इनमें यहाँ ना कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार अप्रॉक्सीमेट करना पड़ता है और कई बार डिवाइड करने में, तो ये वाला काम आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, देन यू गेट बेटर रिजल्ट। ओके, सो ट्राई करना है इसको, ऑब्वियसली ट्राई करोगे तो मिलेगा ही और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।